हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे और घर पर होंगे। आज के इस सेशन में हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में आने वाले दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी। इन दिस चैप्टर यू विल सी the team of Paheli and Buju. Paheli is a female character and Buju is a male character. They both will be with you as your journey through this textbook. They love to ask questions. All kinds of questions come to their minds and they collect them in their sack. Sometimes they may share some of the questions with you as you read through this chapter. So, let's start. Paheli and Buju went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shawl, plow, etc. in the field. Now, Buju asked, I want to know where and how we use these tools. Buju जानना चाहता है कि ये जो टूल्स हैं जो वो अपने अंकल के घर गर्मियों में गए हैं, वहाँ उन्होंने देखा कि उनके अंकल एक किसान हैं और उनके घर में कुछ टूल्स हैं, कुछ यंत्र हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे खुरपी, दराती, कुदाली और हल। बूझो जानना चाहता है कि इन सब यंत्र का, इन सब मशीनों का कहाँ यूज़ किया जाता है। सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? Animals, including human, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव जंतु हैं, वो सभी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। बट प्लांट्स ऑल्सो कॉल लिविंग बींग्स, लेकिन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। यही हम ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में डिफरेंस है। प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, बट वी आर नॉट प्रोड्यूसर, वी आर कंज्यूमर्स, क्योंकि हम प्लांट्स का बना बनाया खाना खाते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, water and chlorophyll, and chlorophyll is present in their leaves. Plants सूरज की रोशनी में अपना खाना खुद बनाते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा ये खाना अपना खुद बनाते हैं, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हम सभी एनिमल्स अपना भोजन इन प्लांट्स से फसल के रूप में, अनाज, गेहूँ, चावल, दालों के रूप में, फ्रूट्स या सब्जियों के रूप में पाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें खाना खाने की क्यों ज़रूरत होती है? हम खाना क्यों खाते हैं? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? Again, Buju asked. आप सभी जानते हैं कि आपको एनर्जी, सभी काम करने के लिए एनर्जी भोजन से मिलती है और ये भोजन आपकी बॉडी में जाने के बाद तुरंत ही डाइजेस्ट नहीं होता. आफ्टर वेरियस प्रोसेस ये डाइजेस्ट होता है और उसमें बहुत से डाइजेस्टिव पार्ट्स काम करते हैं, जैसे फूड पाइप, ऑसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज. और डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पेनक्रियाज में जाकर थ्रू एनस एक्सक्रीट होता है. एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स जब आपका फूड ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में एंड यू रिमूव एनर्जी and carbon dioxide.
We get our food from plants or animals or both. लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं हर्बीवोर्स कहलाते हैं, शाकाहारी. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. जो दूसरे जंतुओं का मांस खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं कार्निवोर्स कहलाते हैं. और जो मांस और शाक सब्जी या जिनके अंदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों की क्वालिटी होती है वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं. नाउ सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? फूड हैज़ टू बी, नाउ पहेली आस्क, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. बुझो कहता है कि हम सभी को खाने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, तो उन सभी की नीड के अकॉर्डिंग उनको खाना कैसे प्रोवाइड किया जाए? पहली सेज कि फूड को सभी की नीड के अकॉर्डिंग पूरा सबके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फूड को एक बड़ी स्केल पर, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन किया जाना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगानी चाहिए. We all know that our country India has about approx 130 crore population. Also our world has a lot of countries who has vast population. So in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. इसीलिए सभी जनसंख्या में, पूरी जनसंख्या में फूड को accordingly their need प्रोवाइड कराने के लिए फूड का या फसल का, अनाज का रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित रूप से उत्पादन किया जाना चाहिए. उत्पादन के बाद उसका स्टोरेज और मैनेजमेंट अच्छे से किया जाना चाहिए और उसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन भी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पॉपुलेशन किया जाना चाहिए, ताकि सभी की नीड पूरी हो सके. सो नाउ व्हाट आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? टिल 10,000 BCE पीपल वर nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. 10,000 BC तक जो लोग होते थे वो nomadic होते थे. Nomadic means they are called nomads. इट मीन्स वो अपने भोजन की तलाश में और अनुकूल जलवायु परिस्थिति के चलते, जहाँ उनको अनुकूल जलवायु परिस्थिति मिलती थी, अच्छे से भोजन मिलता था, रहने के लिए जगह मिलती थी, वहीं वो अपना निवास स्थान बना लेते थे और फिर अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो अपने इस निवास स्थान को चेंज कर लेते थे. तो धीरे धीरे उन्होंने अपना शेल्टर को टेम्पररी ना बनाकर परमानेंट करना स्टार्ट किया. वो कच्चे फल, कच्ची सब्जियां ऐसे ही खा जाते थे और एनिमल्स का शिकार करके उनको खाते थे. उसके बाद उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, भूमि को जोतना, बोना स्टार्ट किया. उन्होंने ये सब सीखा कि कैसे चावल को, कैसे गेहूं को और कैसे दूसरी खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है. यहीं से खेती का या कृषि का विकास हुआ. When plant of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. They can be classified on the basis of the season in which they grow. So what is crop? Crop से आप क्या समझते हैं? फसल क्या होती है? एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की फसल को उगाया जाना या एक ही प्रकार के पौधों को उगाया जाना क्रॉप कहलाता है. जैसे आपने देखा होगा कि किसी जगह पर या किसी खेत में एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं. जैसे गेहूं के खेत में गेहूं के ही पौधे होते हैं. ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कुछ पौधे गेहूं के हैं, उसके पास कुछ चावल के हैं, कुछ सरसों के हैं. ऐसा कभी नहीं होता है. एक खेत में एक ही समय पर बड़े पैमाने पर एक ही जैसे पौधों का उगाया जाना फसल कहलाता है. जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल, मक्का की फसल, जितनी भी फसलें होती हैं वो सभी एक ही प्रकार के पौधों की होती हैं. आप सभी जानते हैं कि फसलें भी कई तरीके की होती हैं. जैसे अनाज की फसल, सब्जियों की फसल,
या फलों की फसल या फूलों की फसल। इनको सीज़न के अकॉर्डिंग भी या जिस जिस सीज़न में वो ग्रो होती हैं अच्छे से उनके अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे खरीफ की फसल और रबी की फसल। वो अभी आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आप सभी जानते हैं कि इंडिया एक बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की बोलियाँ, वेशभूषा, कला, धर्म, संस्कृति और अलग अलग प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। सिमिलरली अलग अलग प्रकार के मौसम भी पाए जाते हैं। So, India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार का वातावरण पाया जाता है या आर्द्रता पाई जाती है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर रेनफॉल, बारिश का होना भी, कहीं मानसूनी वर्षा है, कहीं पर नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ हमारी इंडिया में पाई जाती हैं। उसी प्रकार से इन जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए, वातावरणीय दशाओं को देखते हुए अलग अलग प्रकार की फसलें भी अलग अलग भागों में उगाई जाती हैं। इस सब विभिन्नता को देखते हुए इसके बावजूद दो मुख्य प्रकार की फसलें या दो मुख्य प्रकार का फसलों का चक्र पाया जाता है, जो है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crops. Weather. Rabi crops, the crops grown in the winter season, means October to March, are called Rabi crops. Examples of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. खरीफ क्रॉप, जो क्रॉप बारिश के मौसम में या बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं, इट मीन्स जून टू सितंबर के बीच में उगाई जाती हैं, खरीफ की क्रॉप कहलाती हैं, क्योंकि खरीफ की क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इनको उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये क्रॉप जून टू सितंबर के मंथ में उगाई जाती हैं। इनके अंदर धान, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन की फसलें आती हैं, रुई की फसलें आती हैं। जबकि रबी की क्रॉप में, रबी की फसल में ऐसी फसलें आती हैं जो जाड़ों के सीज़न में अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच में उगाई जाती हैं। इनमें गेहूँ, चना, मटर और सरसों की फसलें आती हैं। इनके अतिरिक्त दाल और सब्जियों की फसल भी गर्मियों के मौसम में उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। नाउ बुझो आस्क व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। धान की फसल को विंटर में क्यों नहीं उगाया जाता, जाड़ों में क्यों नहीं उगाया जाता? सुनाओ। पहले गिव द आंसर दैट पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। क्योंकि धान की फसल को ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको जाड़ों के सीज़न में नहीं बल्कि बरसात के सीज़न में उगाया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you. When you grow ornamental plants in your house, these activities or tasks are referred to as agricultural practices, which are listed below. First of all, preparation of soil. Second is sowing. Third is adding manure and fertilizer. Fourth is irrigation. Fifth is protecting from weeds. Sixth is harvesting. And seventh and last is storage. फसलों को उगाना या फसलों की खेती करने में बहुत से स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, जो अकॉर्डिंग टू टाइम सभी किसान अपने खेतों में करते हैं। किसी भी फसल को बोने से पहले खेतों को तैयार किया जाता है। उसके बाद खेतों में कैसे बीजों को बोना है ये देखा जाता है। बीजों को बोने के बाद खेतों में खाद और फर्टिलाइज़र्स यानी कि उर्वरक को डाला जाता है। उसके बाद
खेतों की सिंचाई की जाती है और वीड्स यानी खरपतवार से भी पौधों की रक्षा की जाती है। फसल के पक जाने पर उसको काटकर इकट्ठा कर लिया जाता है और इसके बाद उसका उचित रूप से स्टोरेज यानी भंडारण करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। सो नाउ वी विल नो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो व्हाट इज दिस? जमीन में जिस ज़मीन में आप कोई फसल बोना चाहते हैं उस मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं? सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? सॉइल को तैयार करने में सबसे पहला चरण ये है कि उसको फावड़े से या कुदाली से खोदा जाता है। ये फसल को उगाने का सबसे पहला चरण है। एग्रीकल्चर में या खेती में फसल को उगाने में सबसे पहले सॉइल को खोदकर पलटकर उसको जोता जाता है ताकि जो मिट्टी के कण हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में हवा भर सके। इसकी वजह से जो फसलों को या पौधों को ज़मीन में बोया जाता है उनकी रूट्स बहुत गहराई तक आसानी से सॉइल में चली जाती हैं और लूजन सॉइल उन रूट्स को आसानी से एयर ब्रीथ करने में हेल्प करती है। जितनी गहराई में सॉइल में रूट्स जाती हैं, अगर वो सॉइल लूजन होगी तो आसानी से रूट्स ब्रीथ कर सकेंगी। सो कैसे सॉइल की लूजनिंग जो रूट्स हैं उनको ब्रीथ करने में हेल्प करती है? कैसे हेल्प करेगी? The loosened soil helps in the growth of the earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil need to be turned and loosened? You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil and these nutrients are again absorbed by plants. जब आप ज़मीन को जोत देते हैं, उसको मिट्टी को बदल देते हैं, तो मिट्टी में उपस्थित अर्थवॉर्म्स, केचुए या माइक्रोब्स जो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो मिट्टी को पलटकर उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। आप सभी जानते हैं कि केचुओं को, अर्थवॉर्म्स को इको फ्रेंडली कहा जाता है, फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। सो वो मिट्टी को बदल कर उसको लूज़ कर देते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं और यही ह्यूमस पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब आप समझे कि वाई डू वी लूजन द सॉइल? सॉइल को लूजन, पलट कर, जोत कर ये सब करने से सॉइल में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस मिल जाते हैं, यानी मिट्टी पलट जाती है। सो मिट्टी के अंदर जो भी मिनरल्स, जल या हवा पाई जाती है या जो दूसरे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी में दबी हुई चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं या विघटित करते हैं, वो वापस से मिट्टी की ऊपरी सतह पर आकर मिल जाते हैं और यही न्यूट्रिएंट्स पौधों के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इससे पौधों की ग्रोथ पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। Since only a few centimeters of the top layers of the soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो कुछ ही सेंटीमीटर तक ज़मीन में या सॉइल में जा पाती हैं। लूजनिंग करने के बाद या टिलिंग करने के बाद जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर की लेयर पर आ जाती है, जिससे कि आसानी से पौधे इसको यूज़ कर लेते हैं। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of the soil is called tilling and plowing.
ये प्रोसेस टिलिंग, जोतना या फिर पलटना कहलाता है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। प्लॉ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, इट मे need watering before plowing. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Labeling the field is beneficial for soil as well as for irrigation. Labeling of soil is done with the help of a labeler. जो प्लो होते हैं या हल होते हैं वो पहले के समय में लकड़ी के बने होते थे, परंतु आज के समय में अकॉर्डिंग टू नीड इनको लोहे का बना लिया जाता है, क्योंकि लकड़ी के बने हुए हलों से ज़्यादा ये मजबूत होते हैं। अगर आपकी मिट्टी जोतते समय बहुत ज़्यादा सूखी होती है तो मिट्टी को या खेतों को पहले पानी दे दिया जाता है, उनकी थोड़ी सिंचाई कर ली जाती है ताकि मिट्टी फूल जाए और वो मुलायम हो जाए और आसानी से उसकी जुताई की जा सके। जुताई करते समय, टिलिंग करते समय मिट्टी में जब मिट्टी को खोदा जाता है तो बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं और वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और जहाँ से वो ढेर उठते हैं वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जगह खाली हो जाती है। तो उन ढेरों को, उन क्लम्प्स को फोड़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पूरे खेत में मिट्टी की जो लेयर है वो एक समान बन सके। इन क्रम्स को तोड़ने के लिए लेवलर्स का यूज़ किया जाता है। लेवलर्स सोइंग और सिंचाई के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि लेवलर से फील्ड बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, जिससे आसानी से बीजों को बोया जा सकता है और आसानी से उसमें इरिगेशन के समय जो सिंचाई होती है वो पानी भी आसानी से खेत में अच्छे से फैल जाता है। सो समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। The soil is moistened before sowing. कभी कभी टिलिंग करने से पहले खेतों में खाद को भी डाला जाता है, क्योंकि टिलिंग करते वक्त मिट्टी जो है वो पलट जाती है, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। तो अगर आप टिलिंग करने से पहले खेतों में खाद डाल देंगे तो वो खाद सही तरीके से मिट्टी में ऊपर नीचे दोनों तरफ मिल जाएगा, जो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। खेती में क्या क्या चीज़ों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है। बीजों को बोने से पहले यह बहुत ही ज़रूरी है कि जो खेत में बने हुए सॉइल क्लम्प्स होते हैं, मिट्टी के ढेर होते हैं, उनको तोड़ लिया जाए। अगर आप उनको नहीं तोड़ेंगे तो बीज खेत में पर्याप्त रूप से बिखर नहीं पाएंगे, जिससे कि फसल की उपज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। सो इस सॉइल क्लम्प्स को अलग अलग टूल्स की मदद से तोड़ा जा सकता है, या फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का यूज़ इन सॉइल क्लम्प्स को तोड़ने और बेटर यील्ड को पाने में किया जाता है। कुछ इम्प्लीमेंट्स जैसे प्लो, हो और कल्टीवेटर, यानी हल, कुदाली और कल्टीवेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन प्लो। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. पहले के समय में सॉइल की टिलिंग या सॉइल की जुताई करने के लिए इस प्लो का यूज़ किया जाता था, और इन प्लो का यूज़ खेतों में कीटनाशक डालते समय या फिर उर्वरक डालते समय भी किया जाता था, या फिर वीड्स को निकालने के लिए भी किया जाता था। पहले के समय में ये देखिए, हियर इज़ अ प्लो। पहले के समय में ये जो प्लो होते थे खाली केवल लकड़ी से बने होते थे, जो कि ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते थे, परंतु आज के समय में इसमें
लोहे से बने भी प्लो यूज़ किए जाते हैं। प्लो का सबसे मेन पार्ट होता है इसमें एक लकड़ी का लट्ठा लगा हुआ होता है, जिसमें आगे की साइड में बीम लगा होता है। हेयर इज़ अ बीम। इस बीम को बैलों की गर्दन पर रखा जाता है और इस प्लो के पिछली साइड में ये देखिए, हेयर इज़ अ हैंडल। इस हैंडल को ही फार्मर्स पकड़ते हैं। बैल की गर्दन पर जब ये बीम रखा जाता है तो बैल इसको खींचते हैं और पीछे से इसमें फार्मर्स यहाँ से अपना फोर्स लगाते हैं। यहाँ ये एक नुकीली शाफ्ट लगी होती है जो मिट्टी को टिलिंग करती है। इसका यूज़ खेतों में खाद डालते समय भी किया जाता है। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. आज के समय में इस लकड़ी से बने प्लो की जगह लोहे से बने प्लो यानी हल का यूज़ किया जाता है। So next implements is hoe. It is a simple tool which is used by removing weeds. And for loosening the soil, it has a long rod of wood and iron. A strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. It is pulled by an animal. हो भी प्लो के जैसा ही होता है, बट इसमें थोड़ा चेंजेस होता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो वीड्स को निकालने में और मिट्टी को पलटने में यूज़ किया जाता है। इसमें भी एक लंबी लकड़ी की रोड लगी होती है। आजकल ये रोड आयरन से भी बनी हुई होती हैं। एक मजबूत और चौड़ी एक इसमें नीचे आयरन की प्लेट लगी होती है। हियर इज़ अ हो। ये प्लेट है आयरन की जो ज़मीन में गड़ते हुए ज़मीन की टिलिंग करती है। सो हियर इज़ अ बीम। इस बीम को ट्रैक्टर में लगाकर चलाया जाता है या फिर एनिमल्स के द्वारा चलाया जाता है। ये ब्लेड मैन्यूरिंग करते समय या टिलिंग करते समय सॉइल को पलटने के काम आता है। सो नाउ नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. हो और प्लो से खेती करते समय या टिलिंग करते समय किसानों का बहुत ही समय और बहुत ही मेहनत लगता था। उसी को देखते हुए कल्टीवेटर्स का आज के समय में यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर आसानी से ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है और ये भी मैन्यूरिंग और सीड्स को डालने में और टिलिंग करने में हेल्प करता है। कल्टीवेटर की मदद से सारा काम आज के समय में बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत के साथ हो जाता है। सो आपका नेक्स्ट स्टेप है सॉइंग, बीजों को बोना। सॉइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सॉइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. बीजों को बोने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीजों की क्वालिटी। किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बीजों को बोने से पहले उनकी क्वालिटी, बीजों की सफाई और बीज हेल्दी है कि नहीं, यानी बीज अंदर से खोखले तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं घर पर। आप एक बीकर में या फिर एक बाउल में पानी लें, हाफ बाउल, उसमें कुछ गेहूँ या उड़द या फिर कोई भी दाल डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि उसमें से कुछ बीज तो पानी की तली में बैठ जाते हैं और उसमें कुछ बीज ऊपर पानी की सतह पर आ जाते हैं। पानी की ऊपर सतह पर बीज जो आते हैं वो क्यों आते हैं और क्यों बीज पानी की सतह में नीचे बैठ जाते हैं? अच्छे क्वालिटी के बीज, भारी बीज पानी की सतह में नीचे बैठ जाते हैं और जो बीज अंदर से खोखले होते हैं या डैमेज होते हैं वो हल्के होने की वजह से पानी की सतह पर ऊपर आ जाते हैं। सो ये सबसे अच्छा मेथड है अच्छी क्वालिटी के और डैमेज सीड्स को सेपरेट करने के लिए। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। किसी भी फसल या किसी भी बीज को बोने से पहले ये चेक करना, ये क्लैरिफाई करना कि बीजों की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपकी फसल पर पड़ता है। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन अबाउट ट्रेडिशनल टूल्स।
The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel and passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seed here. पहले के समय में लोगों के पास ये सब इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, कल्टीवेटर्स नहीं होते थे, टीलर्स नहीं होते थे, ना ही लेवलर होते थे। तो पहले के समय में बीजों को डालने के लिए लोग ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ करते थे, जिनमें ऊपर फनल यानी कीप के जैसे आकृति होती थी। देखिए कीप है, इसमें नीचे की साइड में पाइप लगा होता था, जिसमें नीचे 3 पाइप अलग से लगे होते थे, 2 या 3 या 4 पाइप लगे होते थे। और इस फनल में ऊपर से किसान बीज डालते जाते थे और वो बीज नीचे उन पाइपों से होता हुआ नीचे ज़मीन में चला जाता था। इस फनल के नीचे लगे हुए पाइप नीचे से बहुत ही नुकीले होते थे, जो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक गड़े होते थे। तो इस तरीके से पहले के समय में बीजों की बुआई की जाती थी। इस बुआई की एक बुरी बात कहें या एक बैड इफ़ेक्ट कहें, ये था कि कहीं तो बीज ज़्यादा पड़ जाते थे खेत में और कहीं बीज कम पड़ जाते थे, तो जो अच्छी यील्ड होती है फसल की वो नहीं हो पाती थी, प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। उसी को देखते हुए आज के समय में ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। जैसे नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। सो व्हाट इज सीड ड्रिल? Here is seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. आज के समय में सीड ड्रिल का यूज़ बीजों को बोने में किया जाता है और ये आसानी से ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जा सकता है। सीड ड्रिल की सहायता से बीजों को यूनिफॉर्मली मीन्स प्रॉपरली और प्रॉपर डिस्टेंस के साथ ज़मीन में या खेतों में बोया जा सकता है। इससे प्लांट्स भी प्रॉपर दूरी पर, जो फसल होगी उसमें जो प्लांट्स होंगे वो भी एक यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस पर खेतों में उगते हैं, जिससे कि हर एक प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। सीड ड्रिल को ट्रैक्टर के साथ खींचने की वजह से आज के समय में मेहनत और प्लस समय दोनों ही बचाए जा सकते हैं। इस सीड ड्रिल की एक ख़ास बात ये है कि इसके द्वारा जो सीड डाले जाते हैं उसको ये हैंड टू हैंड मिट्टी से कवर करता चलता है, जिससे कि उन सीड्स को पशु पक्षी नहीं खाते हैं। सो नाउ appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. बराबर दूरी पर सीड्स को बोने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि प्लांट्स की ओवरक्राउडिंग नहीं होती है। ओवरक्राउडिंग मीन्स पास में अगर बहुत सारे प्लांट्स उग जाएंगे तो उन प्लांट्स को इक्वली सनलाइट नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं मिल पाएगा, मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए प्लांट्स को बराबर दूरी पर या कुछ दूरी पर लगाना चाहिए। सो वी हैव टू बी नीड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिनको मिट्टी में मिलाने पर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की प्रतिपूर्ति होती है या मिट्टी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जिनको खेतों में मिलाने से प्लांट्स की ग्रोथ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है या प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होती है, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। मैन्योर, सो व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय काउ डंग और बफेलो डंग.
ये घर पर ही बनाया जाता है, जैसे गोबर की खाद को इकट्ठा करके मैन्योर बनाया जाता है। जबकि फर्टिलाइजर्स रासायनिक खाद होते हैं, रसायनों से तैयार होते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। These nutrients are essential for the growth of plant. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Soil plants को आप सभी जानते हैं, soil plants को minerals, nutrients, water, air सभी सप्लाई कराती है। ये सभी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि फार्मर्स एक फील्ड में एक क्रॉप को काटने के बाद दूसरी क्रॉप, फिर तीसरी क्रॉप बिना किसी टाइम पीरियड के बोते जाते हैं। लगातार बहुत सारी फसलों की बुआई करने की वजह से भूमि में या मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उनमें कमी होने लग जाती है। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को दोबारा पूरी करने के लिए ही ये मैन्योर या फर्टिलाइजर्स मिलाए जाते हैं। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plants. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. Farmers dump plant and animal waste in the pit at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learnt about vermicomposting in class 6th. Plants को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की एक बड़ी वजह यह भी है कि किसान कुछ समय के लिए उस खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं। अगर किसान एक फसल बोने के बाद कुछ समय के लिए खेतों को खाली छोड़ दें तो उन खेतों में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उस मिट्टी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन एक के बाद एक फसल उगाते रहने से वो सभी पौधे, वो सभी फसल मिट्टी में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट फसल या बोई जाने वाली अगली फसल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं और प्रॉपर यील्ड नहीं प्राप्त हो पाती है। इसीलिए मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में मिलाया जाता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये एक कार्बनिक सब्सटेंस है जो घर पर बनाया जा सकता है। इसको प्लांट्स या फिर एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसको एक गड्ढे में ओपनली एक गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको डिकम्पोज या विघटित होने दिया जाता है। यह विघटन या फिर वो जो उनका वेस्ट होता है जो वो सड़ता है या गलता है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ कीड़ों की वजह से सड़ता है। इस डिकम्पोज मैटर का यूज़ हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में अपने खेतों में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन यही एंड होता है। आई विल ट्राई टू मेक नेक्स्ट वीडियो सेशन वेरी सून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।